and he has never been a man like that. आज तक उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया है. At the moment with us from the BJP, आरती बुगावकर जी. आरती बुगावकर जी नमस्कार. आवाज नहीं आ रही मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आपने म्यूट पे रखा हुआ है शायद अपना. हाँ जी जी नमस्कार. हाँ बिल्कुल अब ठीक है, फर्स्ट क्लास बिल्कुल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी. और मैं आपके माध्यम से सबको आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ. हिंदी दिवस की शुभकामनाएं. हमारी राष्ट्रभाषा है, तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत शुभकामनाएं जी. आपको भी और गणपति आने वाले हैं. ओम श्री गणेशाय नमः. जी जी बिल्कुल जी. तो आरती बुगावकर जी ये बताएं, G20 को लेकर के पूरे देश में बहुत खुशियां मनाई गई, बहुत अच्छा हुआ. जो भारत की छवि थी बहुत अच्छी तरह पेश की गई. आपके मुताबिक हम लोगों ने क्या पाया G20 के बाद? नहीं, देखिए G20 से पहली बात तो ये हुई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो प्रतिमा है और भारत का जो चित्र है वो एक बहुत ताकतवर देश के रूप में सामने आया है. हमने जिस तरह से G20 का मतलब ही क्या है, G20 में जो पार्टिसिपेंट देश है वो ही एक पूरी दुनिया के ताकतवर 20 देश साथ में आकर हमारी जो आर्थिक परेशानियां हैं उनके ऊपर सल्यूशन निकालने के लिए G20 का गठन हुआ है. और ये करते वक्त भारत इसमें जो स्थान अपना और जो रोल निभा रहा है वो बाकायदा अगर हम देखेंगे तो वो एक महत्वपूर्ण रोल है. और इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है वो भी बदलती जा रही है. दुरुस्त बात, इसमें कोई दो राय नहीं. और दूसरी चीज है, हम लोग मिल रहे हैं बड़े दिनों के बाद, तो चंद्रयान 3 के बारे में कभी आपसे बात नहीं हो पाई, आदित्य L1 के बारे में बात नहीं हो पाई है. मतलब देश को इतनी उपलब्धियां मिली हैं. इनफैक्ट जो कल कश्मीर में हुआ, अनंतनाग में, जो हमारे 5 सिपाही जो हैं वीर गति को प्राप्त हो गए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने 3 या 4 दिन पहले इसी के ऊपर डिस्कशन किया था, बात भी करी थी कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो करेगा. G20 में भारत की छवि इस तरीके से उसमें सुधारीकरण हुआ है. सुधारीकरण बात छोड़ दीजिए, इतना इजाफा हुआ है, लिहाजा ये पाकिस्तानी कुछ ना कुछ तो करेंगे ही. तो आपको लगता नहीं है वक्त आ गया है कि जैसे पहले 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो हम लोगों ने स्टैंड लिया था, एक बार फिर वैसी कठोर कड़ा स्टैंड लेने की आवश्यकता आ गई है? आरती बुगावकर जी. जी बिल्कुल बजाज जी. सबसे पहले तो मैं हमारे देश को जो 5 जवान अनंतनाग में शहीद हुए हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ. उनके परिवारजनों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये सच में बहुत बुरी घटना हुई है. हमारे देश के वो भी कर्नल, मेजर, DYSP ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने वाले जवान ये शर्मनाक हादसे में वो शहीद हुए हैं. मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि उनके प्रति. और आपने जैसे कहा बिल्कुल, और मुझे लगता है कि मोदी जी जहाँ से सोचना शुरू करते हैं वो मुद्दा, वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम भारतीय थक जाते हैं सोच के. तो मुझे लगता है बिल्कुल इस वक्त मोदी जी के दिमाग में, उनके सोच में, जहन में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल चल रही है. और ये जो बलिदान हमारे जवानों का हुआ है वो कभी भी व्यर्थ ना हो, इसके लाइन में ही मोदी जी जरूर कोई ना कोई बड़ा कदम आने वाले समय में उठाएंगे. एक भारतीय होने के नाते मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है. आरती जी, the G20 was a super success. G20 success था, there is no doubt about it. Economic integration between India, West Asia, Europe, corridor between India, Middle East, Europe. आपने पूरे अफ्रीका से लेके, यूरोप से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके इंडिया, आपने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, देश को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां पर दे दिए. और मोदी साहब ने अपना पॉलिटिकल एक्यूमेंट दिखाया. हाउ विश्व गुरु, जो लोग विश्व गुरु कहते हैं, दिस इज इंडिया, भारत विश्व गुरु, ही एस्टैब्लिश्ड इट. बट ऑपोजिशन का यही कहना कि आप क्या ये टेरर इंसिडेंट्स जब मालूम पड़ा तो क्या सेलिब्रेशन इन बीजेपी हेडक्वार्टर्स रोक नहीं सकते थे? दैट इज द इंडी अलायंस. इंडी अलायंस में जितने, राइट फ्रॉम सुप्रिया सुले, राइट फ्रॉम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बेसिकली सबका कहना है
Modi ji went ahead with the celebration. BJP went ahead with the celebration when they should have stopped the celebration and done some serious thinking about the terror attack. Aarti ji, how do you see the opposition response and criticism of the celebrations yesterday at the BJP office? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर सेलिब्रेशन नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि मोदी जी ने जो चीज G20 से अचीव की थी, भारत के लिए जो अचीवमेंट हुई थी, उसके नाते उनका स्वागत वहां पर किया गया था और उसको सेलिब्रेशन नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, विरोधी जो है, उनके पास कोई मुद्दे ना बचे हैं, ना कोई नेता बचा है, ना कोई पॉलिसी बची है। तो इसके लिए ऐसी बात है कि देखिए, बोलना चाहते तो विरोधी ये भी बोल सकते थे कि मोदी जी ने अभी पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए, पर उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने ये बोला कि जो अपने यहाँ पे हो रहा है उसके ऊपर टिप्पणी की। मतलब हर बात से घूम फिर के किस तरह से मोदी जी गलत है ये बात जताने की और भारतीय जनता पार्टी गलत है ये बात जताने की पूरी कोशिश विरोधियों की तरफ से होती रही है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि उनके पास ना कोई मुद्दे हैं, ना कोई नेता है और ना कोई पॉलिसी है, तो यही उनका काम है जो वो करते रहते हैं। और यहाँ पर प्रदीप जी एक Yes, yes, yes. और यहाँ पर लोग 14 फरवरी 2019 की याद दिलवाते हैं। इन्होंने याद दिलवाई है, जो हमारे अच्छे मित्र हैं सारे के सारे इंडिया अलायंस वाले, सभी कांग्रेस के जो लोग हैं, बाकी सभी अच्छे मित्र हैं, ऐसी बात नहीं। उन्होंने याद दिलवाई कि 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ, 50 के करीब हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए और आदरणीय सम्माननीय मोदी जी, बेयर ग्रिल्स करके एक शख्स है, मैन वर्सेस वाइल्ड प्रोग्राम में, डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम में वो हिस्सा ले रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में उत्तराखंड में, और उन्होंने वो पूरी शूटिंग कंप्लीट करी। उसके बाद ही वो वापस आए और उसके बाद ही उन्होंने जो भी शोक प्रकट करना था या जो भी करना था उसको लेकर के किया। उसके बाद चलिए ठीक है, उसके बाद पुलवामा के अटैक के बाद उसके बाद हम लोगों ने बालाकोट पे स्ट्राइक करी, बहुत कुछ किया, एक F-16 भी गिरा दिया गया। अभिनंदन जी का वहाँ पर पाकिस्तानियों ने उनको पकड़ा और वापस लेकर के आए। तो ये दोनों चीज़ें मिला करके आज की तारीख में विरोधी पक्ष जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष कस रहे हैं। तो इसको लेकर के आप यानी भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा, क्या किस प्रकार आप इसको काउंटर करेंगे, जरा बताएं। नहीं, देखिए, जैसे द वे आई सेड इट अगेन दैट सी ये जो इंडिया अलायंस है, they have come together to show Modi ji down, to show BJP down. So as I said again that they don't have any policy, they don't have any issues to speak on, hence they find out some things. Now see, पुलवामा के बाद मोदी जी ने क्या किया ये बाद में पूरे देश ने देखा हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। जी 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 जी। तो मुझे लगता है कि इसलिए ऐसे मुद्दे निकाल कर पूरे भारत की जनता का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करने की कोशिश इंडिया अलायंस कर रहा है। अगर उनके पास कुछ मुद्दे हैं, अगर उनके पास विकास की बात है तो वो ये करे, वो ये बताए कि आने वाले समय में जब उनको वो सत्ता के लालची हो गए हैं, उनको सत्ता चाहिए अभी, इसलिए वो मोदी जी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं बार बार। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उन्होंने हमें ये बताना चाहिए कि जब उनको सत्ता मिलती है तो उनका नेता कौन होगा, उनकी पॉलिसीज क्या होगी और यहाँ से आगे डेवलपमेंट वो क्या करने वाले हैं। हालांकि उनके पास इसके बारे में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तब वो हर बात को निकाल कर ऐसी छोटे मुद्दे निकाल ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आरती पुगाकर जी, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंडिया वाले के जितने भी नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनसे अगर पूछा जाए कि भाई मोदी जी का विकास का मॉडल क्या है, वो सबके सामने हम देख रहे हैं। 1 2 3 4 आप गिन सकते हैं। नेशनलिज्म और उसके ऊपर सिक्योरिटी किस प्रकार से होगी, भारत की छवि कैसे होनी चाहिए, भारत किस तरीके से पेश आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सब सारे बाकी सारे देशों से। और तो और छोड़िए, हमारे जितने भी लोग बाहर जाते हैं आज की तारीख में, हिंदुस्तान के टूरिस्ट जितने भी बाहर जाते हैं, ये तो सुषमा स्वराज जी के वक्त से शुरू हो गया था कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एम्बेसीज हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिला था 2014 के बाद कि असल में लोगों की मदद हो रही थी वहाँ पे। हमारे जो भारतीय टूरिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई पहली बार है कि हमारी एम्बेसी ने जाकर के हमारी मदद करी, ये सब है। लेकिन जब इनसे पूछा जाता है तो कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल उनके सामने नहीं है। भाई आप लोग क्या करेंगे ये बताइए ना, क्या मतलब
मोदी जी ये कर रहे हैं तो आप क्या करने वाले हैं? चलिए प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, XYZ जो भी, लेकिन ऑल्टरनेटिव मॉडल क्या है? आपको दिख रहा है कि उनका वैकल्पिक आर्थिक मॉडल क्या है इंडिया अलायंस का, मैडम? Sir, the problem lies in the alliance itself, as there are many, but जो ठोस डिसीजन ले सके। देखिए, इनमें बहुत बार ऐसा दिखता है कि इनके अलायंस में जो पार्टियां हैं उनमें से कोई एक नेता किसी के बारे में कुछ बोल देता है जो शायद उनके ही साथी है, उनको ही कभी कभी मान्य नहीं होता है, बट वो चुप रह जाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। तो जब आप आपस में ही एक बात पर सहमत नहीं हो सकते, तो किस तरह से आप देश के बारे में डिसीजन लेने वाले हैं, किस तरह से आप देश के विकास के बारे में बात करने वाले हैं? यही मुद्दे से तो शुरुआत हो जाती है बजाज जी, मुझे ऐसा लगता है। आरती जी, राहुल गांधी जी का कहना है कि राहुल गांधी जी आजकल भगवत गीता का पाठ करने लगा है, उपनिषद पढ़ने लगे हैं, और राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस सब के ज्ञान जो प्राप्त किया राहुल गांधी जी ने, बोले इनमें जो हिंदुत्व है और बीजेपी और आरएसएस का हिंदुत्व आसमान जमीन का फर्क है। राहुल गांधी जी का कहना है, राहुल गांधी जी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस को हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, एंड दे आर नॉट प्रीचिंग नफरत, दे आर प्रीचिंग नफरत के हिंदुत्व, लोगों को ठेस पहुंचाना, नफरत की किसी को कम्युनिटी को अटैक करना, दैट इज द हिंदुत्व दैट इज बीइंग प्रीच्ड बाय बीजेपी एंड आरएसएस। एंड ही सेज आई लव टू बी इन Gandhi, Mahatma Gandhi's India, not Savarkar or Godse's India. How do you see this particular charge of Rahul Gandhi? Pradeep ji, I am so sorry, but I don't match with the intellectual what he has. First thing. Secondly, I think when Rahul ji is talking about Bhagavad Gita and all other things, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। उनकी मोहब्बत की दुकान में कहाँ पे ऐसा बोला गया था कि सनातन धर्म के बारे में आप गलत बोलो, हिंदू धर्म के बारे में आप गलत बोलो, हिंदुत्व के बारे में आप गलत बोलो? और ऐसा बोलने वाले उदयनिधि के बारे में क्या बोले राहुल जी? इसका जवाब दे, फिर आगे वो भगवत गीता की बात करें। लेकिन जहां तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के खुद के जो नेता हैं, जैसे कार्ति चिदम्बरम साहब हो गए और बाकी अन्य लोग हो गए, उन्होंने तो ये कहा है कि भाई उसको आप संदर्भ में देखिए ना, कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप तमिलनाडु के। ऐसा तो पेरियार साहब बहुत बार बोल चुके हैं, रामास्वामी पेरियार। इसके अलावा करुणानिधि जी भी बहुत बार बोल चुके हैं, अलग लोग भी बहुत बार बोल चुके हैं। तो उसमें कोई नई बात थोड़ी बोली है उदयनिधि मरन ने। जो उन्होंने, हाँ, डिजीजेज नहीं है, बीमारियां हैं जो जिसके साथ उन्होंने सनातन की तुलना करी है, वो ज़रा नहीं है। जैसे कोविड उस वक्त नहीं था, HIV, कोविड और क्या वो मलेरिया, डेंगू, that shows their mentality, sir. That shows their mentality. And I think, see, लेकिन और तो छोड़िए, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, खड़गे साहब के सुपुत्र हैं, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया है अपने। That is what I'm saying. So what they are saying. Secondly, sir, सनातन धर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम हिंदू है, तो हमें पता है कि सनातन धर्म ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। सो दिस इज अ वे ऑफ लाइफ which we have imbibed. So when somebody is talking about it, how can we say that it is in what context and all? I don't understand, number one. Secondly, why when elections are nearing, why they have to raise these issues when elections are nearing? So is it because the BJP has suddenly gained a hold? They want to do politics over vote bank, and that is why they are trying to spread hatred, among the people of India, people of Bharat. Instead of India, I would prefer saying Bharat. आरती भोगावकर जी, क्या ये इसकी वजह से है क्योंकि वहाँ पे आपके जो अध्यक्ष हैं तमिलनाडु बीजेपी के अन्नामलाई साहब, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी हैज़ मेड ह्यूज इनरोड्स इन तमिलनाडु, तो इनको अपना जो पुरानी द्रविडियन कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको वापस लाने की बड़ी आवश्यकता लग रही है? क्या ये वजह है? सर, ये बोलने की बात ही नहीं है सर। द वे वी हैव सीन दैट हाउ फ्रॉम वायनाड राहुल जी को अपनी अमेठी छोड़ के वायनाड क्यों आना पड़ा? तो ऐसी बहुत सारी जगह है, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह भागना ही पड़ता है सर, बिकॉज बीजेपी इज डूइंग वर्क एंड इट इज क्लियरली विजिबल।
You know, आरती जी, आम आदमी पार्टी जितने इंडी अलायंस है, नाउ दे आर चैलेंजिंग योर हिंदुत्व दे आर चैलेंजिंग, बोले कि देखो कौन से हिंदुत्व की बात कर रहा है बीजेपी. द स्कैग हैज फाउंड सम डाउट्स और रेज रेड फ्लैग वे राम मंदिर ट्रस्ट के जो ट्रांजैक्शंस है वो चंदा, बोले कि चंदा चोरी है. दे सेइंग डेप्यूटी सीएम ऑफ यूपी दिनेश शर्मा कह रहे कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी है. दैट इज व्हाट द आम आदमी पार्टी एंड इंडिया अलायंस. नरेश अग्रवाल, BJP leader, he talks about Hindu gods in a very insulting tone right in the parliament. That is what they say. Mayawati को CM support के लिए BJP is helping. बोले कि मायावती was along with the people who loved Ravan and praising it. उनका एक मेला में खुद मायावती वहां पर चले गए. तो how do they are questioning your हिंदुत्व. बोले आपके हिंदुत्व is only for political purposes. Other time you are not concerned with हिंदुत्व. How do you see that? Sir, what opposition is saying, and in now here I would like to question in what context they are saying, at what time they are saying, that I think matters definitely. And as far as our Hindutva is concerned, see, we never say that it is BJP's Hindutva. We are Hindu. So whether it is not about party. तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें क्यों नहीं लगता है, वो क्यों पार्टी बीच में लाकर हिंदुत्व को इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं. When we say Sanatan Dharma and Hindutva is a way of life, we do follow it, we live by that way. लेकिन यहाँ पर तो ये कहा गया है कि तमिलनाडु में जब सनातन धर्म की बात होती है, मतलब जातिवाद की बात कर रहे हैं, ये कहा गया है कि सनातन धर्म का मतलब जातिवाद इन तमिलनाडु. अब मैंने एक मिनट मैं पूरी बात कह दूं अपने दर्शकों के लिए भी. आरती पुगाकर की एक मिनट. रामास्वामी पेरियार साहब की जो राइटिंग्स हैं उनको मैंने पूरा पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से उसको चेक भी किया है, एक दो और लोगों से भी चेक करवाया है. तो उन्होंने तो सनातन धर्म का आज तक कभी नाम लिया ही नहीं है. तो मतलब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं है. दूसरा जो वो कोट करते हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर को कोट करते हैं कि भाई अम्बेडकर साहब ने भी यही कुछ कहा है सनातन धर्म के बारे में. तो आरती जी, आपको लगता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आप इसमें एग्री करें या ना करें, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा दक्षिण में, वैसे वैसे ऐसे अटैक्स और होंगे. आपको क्या लगता है? जी, मुझे भी आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऐसा हो सकता है. बट मुझे लगता है कि जिस तरह से आज की तारीख में हर चीज सामान्य जनता तक पहुंच रही है, I would like to quote and say that now the people of Bharat are well informed. They do research about things. They don't believe just like that what others are saying, and that is why I feel कि when we are talking about anything, ऐसे मतलब ये सोच के फिर वो आपके लीडर हो या कोई भी दूसरे विरोधी पक्ष के लीडर हो, वो जिस तरह से कुछ बातें फ्लोट करते हैं, उसका एक ही हेतु होता है कि भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को नीचे दिखाना. एक तो ये बात हो गई. एक मिनट. उनका एक ही मोटो है कि इस बार कुछ भी करके मोदी जी को हमें फिर से सत्ता नहीं देनी है. मैम वो तो मैम बार बार एक कोड भी करते रहते हैं कि अगर सत्ता में आए, मोदी जी फिर से सत्ता में आए तो पूरा राष्ट्र जो है वो सनातन राष्ट्र कहलाएगा. हाँ, एक तो सनातन राष्ट्र हो जाएगा, ये खड़गे साहब ने कहा है, और साथ में इलेक्शन नहीं होगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी. चलिए ये तो एक बात होगी, वो भाई ऑपोजिशन का हक है, वो जो मर्जी कहें. इसके बाद इंदिरा जी के बारे में भी कहा जाता था, भारतीय जनसंघ के लोग हमारे जो मतलब हम तो उनको गुरु मानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो भी ऐसा बोला करते थे, ऐसी कोई बात नहीं. लेकिन ये जो उदयनिधि क्या नाम है इनका, स्टालिन, उनकी तरफ से जो आया वो बड़ी खतरनाक चीज है. वो जान करके एक बार फिर द्राविडिस्तान की बात कर रहे हैं. क्या इसमें कोई अलगाववाद की बू आ रही है आपको? ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर वो जो द्राविड़ मूवमेंट है उसको दोबारा शुरू करना, ये कहना कि नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, दक्षिण के नीचे जितने भी स्टेट्स हैं वो अलग हो जाएं भारत से, कहीं ऐसा तो नहीं है? कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं है मैम? सर, सिस्टमेटिक प्लान लग तो रहा है, जिस तरह से उनकी बयानबाजी आ रही है इसके ऊपर, और जिस तरह से इंडिया अलायंस के बाकी के कुछ नेता जिन्होंने इसके ऊपर बोलना चाहिए वो चुप्पी साधे बैठे हैं. जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी हुए, शरद पवार जी हुए, ये लोग जो हैं इन्होंने जानबूझकर चुप्पी साधी हुई है.
कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और हालांकि दूसरे कुछ नेता हैं इंडिया अलायंस के जो इसके बारे में खुले में आके उदयनिधि का समर्थन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से इनको क्लियर नहीं है, पहले इंडिया अलायंस को क्लियर नहीं है कि उन्हें क्या करना है। और इसी का फायदा लेते हुए मुझे ऐसा लगता है कि उदयनिधि जी नहीं बोलना चाहूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे धर्म का अपमान किया हुआ है। बट जिस तरह से वो ये बात अभी फैला रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भारत की अखंडता के लिए, भारत की एकात्मता के लिए और सार्वभौमकता के लिए। You know, Pratik ji. Aarti ji, Gamandiya, Prime Minister also said, Gamandiya Gadbandhan Sanatan Dharm Virodhi hai. Prime Minister himself said this, and that is echoed. But वहां पर, if you see political observers, तमिलनाडु में जबरदस्त तरीके से बीजेपी का एक एंट्री देख रहे हैं। वहां के आपके अध्यक्ष जिस प्रकार से एक यात्रा लेके जबरदस्त तरीके से, तो Dravidian votes always with Stalin. अब स्टैलिन इज कंसोलिडेटिंग हिज Dravidian votes एंड अन्नामलाई और प्राइम मिनिस्टर मोदी के एक एक स्टेटमेंट, जो गठबंधन, जो गमंडिया गठबंधन, सनातन धर्म विरोधी, और ये यू आर सीइंग अ मैसिव इनरोड्स ऑफ बीजेपी इनटू तमिलनाडु। और स्टैलिन का ये कहना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर बीजेपी, बिकॉज सनातन धर्म के बिलीवर्स जितने भी वोटर्स है वो पोलराइज होने वाला है। और जो उनका यात्रा जो चल रहा है विद द सपोर्ट ऑफ the big three, Prime Minister Modi, Amit Shah and JP Nadda ji, you are going to have a phenomenal presence in Tamil Nadu where BJP was not having a presence. How do you see that? We political observers are seeing this there, that this is actually going to be a pro-BJP effort and BJP is going to gain from this, Aarti ji. How do you see it, Aarti ji? Sir, I say if you are talking about political observance, then I think कि सिर्फ ये एक बात करके नहीं होगा. As we mentioned and as we say that Annamalai's work in Tamil Nadu, you know, that is also, I mean, political observers definitely have observed that also. और मुझे लगता है कि तमिलनाडु में जो सत्ता है उसमें बदलाव के लिए अन्नामलाई जी का काम सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा ये सारी चीजों में। और ये देखिए, ये बयानबाजी है, ये कितने दिन तक चलती है, क्या करते हैं, ये बहुत सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं सर। Sonia Gandhi ji, she has entered the battlefield. Aarti ji, she has written a letter to the Prime Minister. बोले आपने एजेंडा सेट नहीं किए स्पेशल पार्लियामेंट सेशन के लिए। She said मैं एजेंडा सेट करता हूँ। In the letter she mentions falling incomes, price rise, unemployment, Manipur constitutional crisis, as Sonia Gandhi claims. Then they talked about Modinomics along with blaming Modani scam. So how do you see this? Sonia Gandhi coming with this kind of thing. She was politically slightly inactive, बहुत देर से inactive थी। अभी जिस प्रकार प्रधानमंत्री को लेटर लिख के कहना है कि इन्फ्लेशन, फार्मर्स इनकम, मणिपुर, हाउ डू यू सी दैट आरती जी? सोनिया गांधी सर, सोनिया जी बहुत बड़ी और अनुभवी नेता है कांग्रेस की। तो ये जिस तरह से अभी जो हरकतें कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो उनको सच में शोभा देता है क्या, ये सोचने की जरूरत है। मोदी जी जो लेवल पे काम कर रहे हैं, जिस स्तर पे वो काम कर रहे हैं, वहां पर इस तरह के सवाल उठाना और इस तरह की हरकतें करना, ये यही दिखाता है कि कांग्रेस के पास जिस तरह से विकास के मुद्दे नहीं हैं, जो चीज हो रही है, जो काम हो रहे हैं, उनके बारे में ना बोलते हुए घिसे पिटे 70 साल से जो मुद्दे हैं, जो उन्होंने कुछ नहीं किए हैं, आज उन्हीं को आगे दोहराने की कोशिश इन सब से हो रही है। तो चलते चलते आरती भोगावकर जी, आप बताएं, महाराष्ट्र की 48 लोकसभा की सीटों में 2024 में बीजेपी और आपके जितने भी लोग हैं आसपास, जैसे अजीत दादा पवार साहब हैं, एक नाथ शिंदे साहब हैं, आपको कितनी सीटें मिल रही हैं? सर, अच्छी मिलेंगी और अच्छी तादाद में मिलेंगी। हमारी कोशिश रहेगी कि 48 की 48 हम ले जाए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर, एवरी सिंगल कार्यकर्ता इज वर्किंग हार्ड and we are very sure that, see, our aim is we want to see Modi ji back in the chair, right? We want him in the chair, and for that whole Maharashtra, Mumbai and every karyakarta will definitely work hard. And what about the entire country? Last time the BJP won 303 seats.
इस बार कितनी Sorry, मिलेंगी? sir, I didn't get you, sir. लास्ट टाइम द बीजेपी वन 303 सीट्स, 303 Yes. सीटें मिलेगी। इस बार कितनी मिलेंगी जी 2024 में? सर हम कोशिश उससे ज्यादा के लिए ही करेंगे, उम्मीद भी उससे ज्यादा की ही है। एनी नंबर मैडम, नंबर तो बताएं। Any number, it will be too early to come to a number. But Right. definitely one day we will talk about numbers also, for sure. Right, thank you so much Aarti ji, always a pleasure talking to you. Thank you so much. We have Bajaj met ji, after such a long Pradeep ji. time. आपको Yes, yes, yes. श्रावण का मतलब आखिरी दिन है और जी, उसकी भी शुभकामनाएं। गणपति जी, आने आपको वाले हैं गणपति बप्पा आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। वो तो 19 तारीख को है बिल्कुल। जी। बाकी सब दर्शकों को भी गणपति की बहुत 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 शुभकामनाएं। आपके लिए गणपति बहुत अच्छी किस्मत लेकर के आए, आपको इसी Thank तरह you, ब्लेस sir. करता रहे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Right, so in terms of Tamil Nadu, as you said, Udaynidhi Stalin's comment has really helped the BJP. It is helping the BJP. Sometimes it looks like a very well set BJP Stalin plan that I will take the Dravidian votes and the Sanatan Dharma votes, which doesn't belong the To Periyar ideology, will Yes. all come to you. Yes. Because there is no Jayalalitha now. There is no Jayalalitha now. So ADMK is headless. तो It's कहने का without a leader. मतलब, तो बीजेपी कहने का मतलब ये हुआ, एक तरफ डीएमके, दूसरी तरफ बीजेपी, Exactly. and the Congress, which is the buffer, will disappear. The few people who rely on DMK, like Chidambaram hai, Karti Chidambaram hai, and some people close to them who win on the mercies of DMK and the Congress alliance, they probably. And can you imagine at one time, Rajaji is from Tamil Nadu. Congress used to rule in Tamil Nadu, and look what has happened now, as far Exactly. as the Congress is concerned. And very shortly, it will be exactly like what has happened in West Bengal. The communists have all but disappeared. In Tamil Nadu too, there is a possibility that the Congress will all but disappear. It will be DMK versus BJP. That's And what is going to happen. What you said, Anna Malai, the way he is working, Fantastic. the trusted, Really good. a Really trusted leader Yes. of the big three. The big three have total faith in him. That Anna Malai is going to, he's a hard worker, very sincere, and he's going to do for BJP that nothing. And there's an opportunity. You know, Jayalalitha is not there anymore. So that party is not going to do anything. It's going to break away. It's going to break away because headless. That big vacuum is left open For the BJP to come in. And Stalin's these comments, Junior Stalin and Stalin, if he has not negated or said that He this is my not, he son, is not, he is not. my son has said this, he's not apologetic about it. It He's seems not. to his own plan, and the plan of BJP and बीजेपी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जहां पर मेन ऑपोजिशन इज द बीजेपी, 2 सीट से Exactly. मतलब तकरीबन 100 सीटों तक आ गई भारतीय जनता पार्टी, 94 थे, Yes, 94, जिसमें द मेन सफरर्स वर ऑफ कोर्स द सीपीआई. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सीम्स टू बी हैपनिंग एट द मोमेंट इन तमिलनाडु. exactly, sir. But for the BJP, fantastic, absolutely fantastic. So probably it's going to make huge inroads. Malai. It and will come to, BJP. that is to Mr. Narendra Modi. Yes, yes. Right, and at the moment with